वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम बात की थी गुणन कारक के बारे में, के बारे में। के के लिए तीन कंडीशन लिख रहे थे, के ग्रेटर देन 1, के इक्वल टू 1 और के लेस देन 1। जब के ग्रेटर देन 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही थी, तो इस अपक्रिया को हम बोल रहे थे अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। के इक्वल टू 1 था तो उस स्थिति में आ रही थी नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। कौन सी? नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। और जब के लेस देन 1 था, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार कम होती हुई जाएगी, तो एक ऐसी स्थिति आएगी यहाँ पर चैन नहीं चल पाएगी, इसलिए इसमें श्रृंखला अभिक्रिया है वो तो होगी ही नहीं, ये कह रहे थे हम। तो इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया है मेनली दो प्रकार की हुई। जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार की हुई। एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक हुई हमारे पास दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो दोनों के हम एग्जांपल देखेंगे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो एग्जांपल है वो है न्यूक्लियर प्लांट यानी कि परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी। और अनियंत्रित का है परमाणु बम। दोनों ही टॉपिक हैं आपके इसमें। एटम बम बनाना सीखेंगे, इसमें किस तरह से परमाणु बम बनाया जाता है, और इसमें हम सीखेंगे कि उस चीज का हम यूटिलाइज, जो यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का आक्रमण होता है, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और साथ में हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का यूटिलाइज हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में भी कर सकते हैं, अच्छी चीजों के लिए भी कर सकते हैं और बुरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं। वहां पर अनियंत्रित हो जाएगी और यहाँ पर नियंत्रित। तो आगे उसमें लिखना, तीनों पॉइंट लिख दिए थे आपने ये वाले। उसके बाद लिखना श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, फर्स्ट डाल देना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और सेकंड डाल देना अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। फर्स्ट नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और सेकंड अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। फर्स्ट हेडिंग डाल देना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो परमाणु भट्टी जो आपने पढ़ी है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम होता है उसको एल्यूमिनियम के जो बेलनाकार पाइप होते हैं, इसमें एल्यूमिनियम के बेलनाकार पाइप जो कि कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इसमें बिन में यूरेनियम 235 को भर दिया जाता है। इसको बिन में यूरेनियम 235 में भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और इनके बीच में जो डॉटेड से दिखाया गया है जो जल की तरह है, ये जल ना होकर भारी जल है, D2O। क्या है ये? भारी जल। इसका यूज क्यों कर रहे हैं देखेंगे, क्यों किया जा रहा है, या फिर इसके स्थान पर हम यूज भी कर सकते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप होता है, पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में। ये भी बिन में यूरेनियम 235 एल्यूमिनियम बॉक्स में पाइप में भर दिया। इनके बीच में यहां पर होती हैं कैडमियम की छड़ें। कैडमियम की छड़ें होती है ये, इनका भी कारण देखेंगे किस लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, यहां से शीतलक को प्रवेश कराया जाता है, कूलेंट को। हर चीज का कारण जानेंगे क्यों। और यहां पर मोटी दीवार होती है कंक्रीट की, इस तरह से ये मोटी दीवार है कंक्रीट की, डबल कर सकते हो इसको इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, कंक्रीट की मोटी दीवार लगा दी जाती है यहां पर। इसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है। ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु भट्टी।
क्या है, परमाणु भट्टी। तो हर चीज का कारण जानेंगे। सबसे पहले इसमें बिन में यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता 234 और 238? इसका रीजन मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर भी सुन लो। 234 है वो तो प्रकृति में लगभग 0.006% होता है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। बिन में यूरेनियम 238 है वो 99% लगभग पाया जाता है, फिर भी इसका यूज हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बिन में यूरेनियम 235 का कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिन में यूरेनियम 238 है, उसके लिए चाहिए हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन। कौन? तीव्रगामी न्यूट्रॉन। और जिसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वही न्यूट्रॉन इसका क्या कर सकते हैं? विखंडन कर सकते हैं। लेकिन बिन में यूरेनियम 235 है, बिन में यूरेनियम 235 ये मंदगामी न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉनों से क्या हो जाता है? विखंडित। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी पे ये क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा बिन में यूरेनियम 235। तो इसमें बिन में यूरेनियम 235 रख दिया। इसमें बाहर से पहले एक न्यूट्रॉन का प्रवेश कराया जाएगा, जिससे न्यूट्रॉन इससे टक्कर करेगा। बस स्टार्टिंग करने के लिए न्यूट्रॉन भेजा जाता है एक बार, न्यूट्रॉन गन से एक बार एंटर कर गया इसमें, तो इसके बाद इसका विखंडन चालू हो जाएगा और साथ के साथ 3 न्यूट्रॉन और मिलते हैं। पढ़ाई थी रिएक्शन, उसमें 30N1 मिलेंगे, 30N1 इस तरह से। ठीक है, वो मिलेंगे और वो आगे रिएक्शन को आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इसमें कैडमियम की छड़ कैसे लगाई जाती है कि ये न्यूक्लियर प्लांट चालू हो गया, किसी कारणवश इसको रोकना पड़े या इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो इसके लिए इसमें कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती हैं। कैडमियम की छड़ें, कैडमियम क्या होता है? न्यूट्रॉन का अवशोषक होता है। कैडमियम जो होता है न्यूट्रॉन का अवशोषक होता है। तो ये क्या करता है? जितने भी उसमें न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उन सभी न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे बिन में यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन नहीं मिल पाएगा और उसका विखंडन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो अभिक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। ये चेन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो चेन रिएक्शन को रोकने के लिए इसमें कैडमियम की छड़ों को पूरा प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर पाएगा और आगे टक्कर उसका बिन में यूरेनियम 235 से टक्कर नहीं कर पाएगा। इसका रीजन, अब इसमें जो भारी जल है D2O है या ग्रेफाइट है, उसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग से 0N1 को बिन में यूरेनियम 235 पर अटैक करवाएंगे तो उससे हमारे पास मिलते हैं बेरियम, क्रिप्टॉन +3 0N1। तो ये 3 जो न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, इनकी जो एनर्जी होती है लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो न्यूट्रॉन है वो इस बिन में यूरेनियम 235 का विखंडन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विखंडन के लिए मंदगामी न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। उसके साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं पाते, वो फास्टली उससे मूव कर जाते हैं, उसके नाभिक में इंटर नहीं कर पाते। इसलिए उनकी एनर्जी को कम करने के लिए, उनको स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को, उसमें हम क्या डाल देते हैं? D2O भारी जल या फिर ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं। तो उसके लिए उसकी एनर्जी को वो कितना कर देता है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना कर देता है भारी जल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें भारी जल को मिलाया। अब इसमें क्या है कि जब यूरेनियम का विखंडन हो रहा होता है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस परमाणु भट्टी का लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। कहां तक? लाखों डिग्री तक। हमारा सूर्य का ताप भी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसमें हम झुलसने लग जाते हैं, यहाँ तो लाखों डिग्री सेल्सियस हो गया उसका। तो ये इसको क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। एल्यूमिनियम है, ये सब कुछ पिघल जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि लाखों डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अंतर्गत कूलेंट भर दिया जाता है। कूलेंट के रूप में हम एयर का यूज कर सकते हैं, वायु का, ठंडी हवा का। तो ठंडी हवा को इसमें से होकर प्रवेश कराया जाता है और ये उसका एग्जिट होता है, तो जिससे कि गर्म वायु इसमें से होकर निकलती रहती है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे हम बनाए रखते हैं। उससे जैसे ऊपर जाएगा फिर उसमें कूलेंट भेज दिया जाता है, फिर से उसका टेम्परेचर हम एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे रख सकते हैं। और इसमें से जो भी हमें ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं? भाप बनाते हैं। जो भी एनर्जी यहाँ पर ऊष्मा के रूप में निकल रही है, क्योंकि गर्म हो गया ये, ऊष्मा के रूप में निकलती है, उस ऊष्मा का यूज हम भाप बनाने में करते हैं। और भाप से हम फिर किसको चलाकर, भाप इंजन को चलाकर यहाँ पर हम बिजली का उत्पादन करते हैं। इसलिए ये नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया है जिसका हम यूटिलाइज करते हैं अच्छे कामों में, बिजली उत्पादन में। जबकि दूसरा है जो अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, परमाणु बम, उसका हम उपयोग करते हैं किसके लिए? आतंकवादी गतिविधियों के लिए।
नहीं, वो देश की रक्षा करने के लिए भी है एटम बम। आज किसी भी देश की पावर देखनी है तो किससे दिखती है कि उनके पास न्यूक्लियर प्लांट कितने हैं, हाइड्रोजन बम कितने हैं, इससे देखी जाती है। अगर कोई भी बाई चांस हमारे ऊपर अटैक कर दे, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर उस चीज का। तो आज किसी भी देश की जो पावर है वो किस पर टिकी हुई है, हथियारों पर भी टिकी हुई है। ठीक है, इसका यूज भी है, यूटिलाइज भी है और मिसयूज भी है। ठीक है, अगर ये आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो मिसयूज है, और देश के हाथ में है तो वो देश की पावर को बढ़ाने का क्या करते हैं, काम। तो कोई भी हमारे देश की तरफ है आंख उठाकर नहीं दे सकता यदि हमारे पास कौन सी शक्ति है, परमाणु शक्ति है और हाइड्रोजन बम की शक्ति है। ठीक है, तो इसमें लिखें नियंत्रित श्रृंखला के लिए हेडिंग डाल दी थी, ब्रैकेट में लिख देना K = 1, लिखना ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिनके लिए गुणन कारक K = 1 होता है, ऐसी विखंडन अभिक्रिया जिनके लिए गुणन कारक K = 1 होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। एग्जाम्पल लिख देना न्यूक्लियर रिएक्टर, ब्रैकेट में लिख देना परमाणु भट्टी। न्यूक्लियर रिएक्टर ब्रैकेट में परमाणु भट्टी, और इस चित्र को बनाओ। और यहां पर ये ली जा रही है चारों ओर कंक्रीट की जो दीवार, इसको बोलते हैं परिरक्षक। ये क्यों ली जा रही है, यहां पर? तो इसमें से जो यूरेनियम का विखंडन होता है तो इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा विकिरण निकलती हैं। उनसे उस परिवेश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें मोटी मोटी कंक्रीट की दीवार लगा दी जाती है, ताकि जो विकिरण है उसमें से पारगमित कम से कम होंगी, लेकिन कम से कम हो। चित्र को बनाओ इसको, और इसके बाद हेडिंग डालना। हेडिंग क्या पहले लिखना, परमाणु भट्टी के निम्न भाग होते हैं। परमाणु भट्टी के निम्न भाग होते हैं। और फर्स्ट पॉइंट लिखना विखंडनीय पदार्थ, ब्रैकेट में लिख देना ईंधन। विखंडनीय पदार्थ ब्रैकेट में लिख देना ईंधन, और उसमें लिखना विखंडनीय पदार्थ ब्रैकेट में ईंधन। लिखना ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ विनम्य यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। विनम्य यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इस ईंधन को एल्यूमिनियम की छड़ों में बाहरी जल अथवा ग्रेफाइट में, एल्यूमिनियम की छड़ों में बाहरी जल व ग्रेफाइट में
बाहरी जल अथवा ग्रेफाइट में कुछ दूरी पर रखा जाता है, कुछ दूरी पर रखा जाता है। इसके बाद हेडिंग डालना मंदक, इसके बाद हेडिंग डालना मंदक। लिखना मंदक का कार्य न्यूट्रॉन के वेग को कम करना होता है। मंदक का कार्य न्यूट्रॉन के वेग को कम करना होता है। विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की ऊर्जा लगभग, विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की ऊर्जा लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए न्यूट्रॉन का वेग अधिक होने के कारण, इसलिए न्यूट्रॉन का वेग अधिक होने के कारण विनिमय यूरेनियम 235, इसलिए न्यूट्रॉन का वेग अधिक होने के कारण विनिमय यूरेनियम 235 के द्वारा न्यूट्रॉन का प्रग्रहण नहीं हो पाता है। न्यूट्रॉन का प्रग्रहण यानी कि कैप्चर नहीं हो पाता है। अतः न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, अतः न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए परमाणु भट्टी में D2O ब्रैकेट में लिख देना बाहरी जल, परमाणु भट्टी में D2O ब्रैकेट में लिख देना बाहरी जल अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। D2O ब्रैकेट में बाहरी जल अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से न्यूट्रॉन की ऊर्जा, इसकी सहायता से न्यूट्रॉन की ऊर्जा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है। इसके पहले वाले लेक्चर में देखना जहां पर मैंने पढ़वाया था वहां पर शायद मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करवा दिया था, उसमें मेगा को काट देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ध्यान रखना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे कम कितनी है 0.025 इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही स्लो हैं ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट डालना नियंत्रक क्षणें, जो कैडमियम की ली जा रही है इसमें उनको बोलते हैं हम नियंत्रक क्षणें। थर्ड हेडिंग नियंत्रक क्षणें। देखना नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणों का उपयोग किया जाता है। ये क्षणें ऐसे पदार्थ की बनी होती हैं ये क्षणें ऐसे पदार्थ की बनी होती हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर सकें, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर सकें एवं खुद विखंडित ना हो, एवं स्वयं विखंडित ना हो। यहां नियंत्रक क्षणों के रूप में, यहां नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। यहां नियंत्रक क्षणों के रूप में कैडमियम Cd का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, जब नियंत्रक क्षणों को नाभिकीय रिएक्टर से बाहर निकाला जाता है,
जब नियंत्रक क्षणों को नाभिकीय रिएक्टर से बाहर निकाला जाता है तब श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बाहर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं कर पाएगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा इन क्षणों को संपूर्ण रूप से प्रवेश कराने के लिए तथा इन क्षणों को संपूर्ण रूप से प्रवेश कराने पर नाभिकीय अभिक्रिया बंद हो जाती है। संपूर्ण रूप से प्रवेश कराने पर नाभिकीय अभिक्रिया बंद हो जाती है। इसके बाद हेडिंग डालना शीतलक पदार्थ या शीतलक लिखना। इसमें रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होने से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यदि ऊष्मा रिएक्टर में ही रहे तो रिएक्टर का ताप लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए रिएक्टर को ठंडा करने के लिए शीतलक के रूप में वायु CO2 या जल का उपयोग किया जाता है। इस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने में किया जाता है। भाप की सहायता से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। टरबाइन एक तरह से जैसे पवन चक्की होती है, वो हवा से घूमकर विद्युत का उत्पादन करती है। इसी तरह से टरबाइन होता है, उस पर भाप गिराकर उस भाप से वो घूमेगा और उसके घूमने से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। टरबाइन को घुमाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 5 पॉइंट लिखना, परिरक्षक लिखना। रिएक्टर में से हानिकारक तीव्र ऊर्जा वाली रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। रिएक्टर में से हानिकारक तीव्र ऊर्जा वाली रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं। इन विकिरणों से बचने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। जिससे ये विकिरणें बाहर ना निकल सकें। जिससे ये विकिरणें बाहर ना निकल सकें। ये तो ये पूरा हो गया। तो ये कार्यविधि यही है कि इस तरह से जब हमें स्टार्टिंग करना होता है, कार्यविधि हेडिंग डाल दो। कार्यविधि में क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए कैडमियम की क्षणों को बाहर निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन इससे टक्कर करेगा जिससे कि बेरियम के प्रोटॉन में विखंडन होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी से लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा और उस एनर्जी का यूज हम भाप बनाने हेतु करेंगे और उसका उपयोग बिजली उत्पादन में करेंगे। तो इसे लिखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कार्यविधि को। थैंक यू।